गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा क्लास चल रहा है डेडिकेटेड जेएसएससी के लिए चल रहा है। साथ ही ये सिर्फ जेएसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप किसी और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये सिर्फ एक नाम से हम लोग चला रहे हैं जो जेएसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसमें वही प्रश्न हम लोग डिस्कस ज़्यादा करते हैं जो झारखंड के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो पहले तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम है, और जिस तरह से आप लगन के साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आशा करता हूं कि आपको जल्द से जल्द आपके मेहनत के लायक आपको एक नौकरी मिल जाए। ठीक है, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, बेसिकली हमने यूरोपियंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और कल हमने पोर्तुगीज़ के बारे में डिस्कस किया था। कुछ टेक्निकल वजह से सारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसी का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जो भी यूरोपियंस बचे हुए हैं उन सब के बारे में आज हम डिस्कस कर लेंगे। हमने कल डिस्कस किया था कि आने का क्रम है PDEDF, पोर्तुगीज़, डेंस, इंग्लिश, पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, डेंस, फ्रेंच, ये इनका आने का क्रम होता है। और हमने पहला अपना यूरोपियंस के बारे में पढ़ लिया था जो था पोर्तुगीज़ थे। साथ ही हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि उनके द्वारा क्या कौन सी चीज़ें लाई गई थी, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पहला है वो है डच। तो पहले तो ये आप जान लीजिए कि जो डच थे वो नीदरलैंड के हैं, और इससे पहले इन्हीं को हम हॉलैंड बोला करते थे। वर्तमान में नीदरलैंड बोला जाता है, लेकिन इसे पास्ट में हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? देखिए, एक सबसे पहले जो व्यक्ति था, जो डच व्यक्ति था, जो सबसे पहले भारत पहुंचा था, वो था कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। ये पहला व्यक्ति था जो सबसे पहले केप ऑफ गुड होप होते हुए 1596 में सुमात्रा और बांटेन पहुंचा था। ठीक है, कहीं पे बांटेन कहीं पे बेंटेन ये लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1596 में सबसे पहले जो डच यात्री जो पहुंचा था, भारत पहुंचा था, उसका नाम था कॉर्नेलिस डी हॉटमैन, और ये सुमात्रा और बेंटेन पहुंचा था केप ऑफ गुड होप के रास्ते हुए। अब केप ऑफ गुड होप आप जानते हैं कि अफ्रीका का जो सबसे कोना क्षेत्र था यही था केप ऑफ गुड होप। क्लियर है? अब देखिए, डच संसद के एक चार्टर के द्वारा मार्च 1605 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। उससे पहले आप जान लें कि जो डच फैक्ट्री की स्थापना किया गया था वो किया गया था 1602 में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो डच संसद के एक चार्टर के द्वारा 1605 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इन्हें युद्ध करने, संधियां करने तथा किले बनाने की शक्ति प्राप्त थी। क्लियर है? अब देखिए, आंध्र क्षेत्र में 1605 में मसूलीपट्टनम में पहले कारखाने की स्थापना की गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डच जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने 1605 में स्थापित किया था, और ये मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे, मसूलीपट्टनम। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, बाद में पुर्तगालियों को हराकर यूरोपीय व्यापारिक शक्ति के प्रमुख के रूप में उभरे। बाद में इन्होंने पुर्तगालियों को हराया और ये जो व्यापारी के तौर पर उभरे थे। बेसिकली जो डच जो थे वो, इनका जो स्पाइसेस का कारोबार चलता था, बिजनेस चलता था, वो इंडोनेशिया में चलता था। लेकिन जब इनका व्यापार शुरू हुआ भारत के साथ, तो इनको लगा कि भारत में सूती वस्त्र का व्यापार किया जा सकता है। तो इन्होंने बेसिकली किस पे फोकस किया था? सूती वस्त्र पर फोकस किया था भारत में। भारत में इनका प्रमुख केंद्र पुलिकट था, जिसे बाद में नेगापट्टनम में स्थापित किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुलिकट से स्थापित करके कहाँ किया गया था? तो नेगापट्टनम था। शुरुआत में पुलिकट रखा गया था, लेकिन बाद में इसे नेगापट्टनम कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। डच यमुना घाटी तथा मध्य भारत में उत्पादित नील, इंडिगो जिसे हम बोलते हैं,
बंगाल, गुजरात तथा कोरोमंडल क्षेत्र से उत्पादित वस्त्र तथा रेशम, बिहार से शोरा और गंगा की घाटी से उत्पादित अफीम एवं चावल का व्यापार करते थे। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो डच थे वो भारत से निम्नलिखित में से किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे अपने देशों में। ठीक है, तो एक तो आप नील याद रखेंगे, नील ये मध्य भारत से करते थे। जो बंगाल, गुजरात तथा कोरोमंडल क्षेत्र से उत्पादित वस्त्र तथा रेशम बिहार से शोरा करते थे, गंगा की घाटी से उत्पादित अफीम करते थे और चावल का व्यापार ये करते थे। 1623 में अंग्रेजों तथा डचों के बीच एक संधि हुई। कब हुआ? 1623 में डच और अंग्रेजों के बीच एक संधि होता है। डचों ने भारत में तथा अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में अपने अधिकार क्षेत्र के दावों को वापस ले लिया। तो इस संधि में क्या हुआ कि डचों ने भारत में तथा अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में अधिकार क्षेत्र को वापस ले लिया। इसका मतलब ये है कि डचों ने बोला कि चलिए भारत में जो हमारे पास अधिकार है व्यापार करने का उसे हम वापस लेते हैं, और अंग्रेजों ने जो इंडोनेशिया में व्यापार का अधिकार लिया था उसे भी वापस ले लिया। 1650 में 17वीं शताब्दी अंग्रेज भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगे। अब 1650 आते आते क्या हुआ कि अंग्रेज धीरे धीरे अपनी शक्ति को विस्तारित करने लगे और एक बहुत शक्तिशाली बन करके उभरे। करीब 70 वर्ष तक अंग्रेजों तथा डचों के बीच में लड़ाई जारी रही, जिसमें डच एक एक करके अपने बस्ती और उपनिवेशों को अंग्रेजों के हाथे खोते रहे। अब जानते हैं कि हमेशा से जो अंग्रेज थे बहुत प्रतिभाशाली होते थे और ये हमेशा से अपने शक्ति को एक्सपेंड करने में विश्वास करते थे। इसी क्रम में 70 वर्षों में लगभग डच पूरी तरह से टूट गए, डिक्लाइन हो गए, उनका पतन होना शुरू हो गया। डचों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि डच बेसिकली अपना पूरा व्यापार, मसाले का व्यापार इंडोनेशिया में फिक्स कर रखे थे। ये भारत में बेसिकली आए थे सूती वस्त्र के लिए, साथ ही नील के लिए आए थे, शोरा के लिए आए थे, इन चीज़ों के व्यापार के लिए आए थे। तो इनका उतना ज़्यादा भारत में दिलचस्पी नहीं था। जैसे जैसे इनको पता चला कि अंग्रेज़ उभरते जा रहे हैं, ये अपना जो भारत से शक्ति को धीरे धीरे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए। कहाँ पे? इंडोनेशिया में, क्योंकि ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश थे वहाँ पे। क्लियर है? वे सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। उनका मुख्य व्यवसाय इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप समूहों में था। जैसा कि हमने बताया कि बेसिकली ये कहाँ पे करते थे? इंडोनेशिया में, जहाँ वे व्यापार के माध्यम से बड़ा लाभ अर्जित करते थे। क्लियर है? आगे अब देखिए इनका भारत में पतन कैसे हुआ। भारत में पतन, आंग्ल डच युद्धों में अंग्रेजों की हार हुई एवं उनका ध्यान मलय द्वीप समूहों की ओर स्थानांतरित हो गया। एक युद्ध हुआ था जिसे हम बोलते हैं बेदरा का युद्ध। ये आपसे प्रश्न में बहुत पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है, आप इसे याद रखेंगे। बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 में हुआ था, 1759 में हुआ था, और ये पूछा जाता है कि किनके बीच हुआ था। तो आप बताएंगे कि बेसिकली ये डच और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। तो ये अंग्रेज़ और डचों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा डचों को हरा दिया गया था। अब लंबे समय के युद्ध के बाद दोनों पक्षों के द्वारा एक समझौता किया गया, जिसके तहत अंग्रेज़ों के द्वारा इंडोनेशिया से अपने सभी दावों को वापस ले लिया गया तथा डचों के द्वारा भारत से अपने सभी दावों को वापस ले लिया गया। तो इस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों ने बोला कि इंडोनेशिया में जो भी हमारे व्यापार हो रहे हैं उसे हम क्या कर रहे हैं? वापस ले रहे हैं। साथ ही डचों ने भी बोला कि जो भी हमारे व्यापार भारत में है हम भारत से इस दावे को वापस ले रहे हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अब इसके बाद जो बेदरा का युद्ध हुआ था, इसके बाद डचों का भारत से पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है। डच जो थे बेसिकली अब प्रतिस्थापित हो जाएंगे इंडोनेशिया में और पूरी तरह से वो केंद्रित हो जाएंगे इंडोनेशिया में, भारत से उनकी समाप्ति हो जाएगी। डचों के द्वारा मसूलीपट्टनम 1605 में आप जानते हैं कि फैक्ट्री लगाया गया था।
पुलिकट में 1610 में लगाया गया था। अब जानते हैं कि पुलिकट के बाद ये नागपट्टनम को अपना केंद्र बना लिए थे। सूरत में 1616 में, विमलीपट्टनम में 1641 में, करिकल में 1645 में, चिनसुरा में 1653 में, कासिम बाजार या बारानगोर पटना, बालासोर, नेगापट्टनम में 1658 में, कोचीन में 1663 में फैक्ट्रियों की स्थापना की गई थी। क्लियर है? आई होप कि आपको डच के बारे में समझ में आ गया होगा। डच से वैसे बेसिकली बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न पूछा जाता है डच से वो या तो बेदरा के युद्ध से रिलेटेड होगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, साथ ही ये जो सबसे पहले भारत कौन सा डच यात्री आया था, कब आया था, किस रास्ते से आया था, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। क्लियर है? तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अंग्रेज, जो ब्रिटिश भारत में आए थे, क्यों आए थे, कैसे आए थे, इनका कैसे पतन हुआ, ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अंग्रेज, ब्रिटिश। अंग्रेज का मतलब ही होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब देखिए जो अंग्रेज बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ये कुछ एडवेंचर्स थे। जो व्यापारी होते हैं ना, इनका एक ग्रुप ऑफ एडवेंचर्स था। इन्होंने शेयर होल्डर्स दे रखा था। 1599 में इन लोगों ने एक कंपनी की स्थापना की और ये कहाँ गए, ये गए महारानी एलिजाबेथ के पास गए और उनसे इन्होंने आग्रह किया, किसके लिए, तो व्यापार करने के लिए आग्रह किया। और 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर जारी किया गया, एक चार्टर जारी किया गया जिसमें शुरुआत में 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। तो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या यह प्राइवेट था या गवर्नमेंट थी, तो आप बताएंगे यह एक प्राइवेट कंपनी थी। साथ ही इसकी स्थापना कब किया गया, 1600 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो लंदन में किया गया था। क्लियर है? किसके द्वारा किया गया था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किया गया था। कितने वर्षों के लिए शुरुआत में एक अधिकार दिया गया था व्यापार के लिए, 15 वर्षों के लिए दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1609 में इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस भारत में मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में आया तथा उसने सूरत में एक अंग्रेजी व्यापार केंद्र की स्थापना कर दी। क्लियर है? तो बेसिकली जो कैप्टन हॉकिंस आता है 1609 में और एक सूरत में नई फैक्ट्री खोली जाती है। ये फैक्ट्री बेसिकली खुला था 1608 में। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि जो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री खोली गई थी वो कहाँ खोली गई थी, तो आप बताएंगे 1608 में सूरत में खोला गया था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहली फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी यह अस्थाई थी या फिर अस्थाई थी, तो आप बताएंगे ये अस्थाई थी। बाद में इसे परमानेंट कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत में ये अस्थाई नॉन परमानेंट थी। क्लियर है? स्थापना करने की इजाज़त मांगी, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के चलते जहांगीर ने उसे इजाज़त देने से मना कर दिया। लेकिन इससे पहले 1608 में ऑलरेडी सूरत में अस्थायी रूप से एक कंपनी इन्होंने खोल रखा था। अब देखिए, थॉमस बेस्ट के द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करते ही सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। बाद में 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों सर थॉमस रो को एक फरमान अनुमति पत्र जारी करके आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच में उनके व्यापारिक केंद्रों को स्थापित करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1613 में सूरत से अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। क्लियर है? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों की पहली अस्थायी रूप से व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो सूरत में की गई थी। कब किया गया था, तो 1613 में किया गया था। ठीक है, सवाल को समझिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है नॉन परमानेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, तो ये भी सूरत में खोला गया था 1608 में। बाद में इसे 1613 में
परमानेंट बना दिया गया था। ठीक है। 1615 में सर थॉमस रो ने भारत में जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा का दूत बनकर के भारत आया। भारत के अन्य हिस्सों में अंग्रेजी व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की। बॉम्बे पर नियंत्रण, तो सबसे पहले बॉम्बे पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, पुर्तगालियों से बॉम्बे को दहेज के रूप में हासिल किया। मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज, मसूलीपट्टनम की जगह ली। 1700 तक मुंबई, मद्रास, कलकत्ता भारत में अंग्रेजी उपनिवेश के 3 प्रेसिडेंसी शहर बन चुके थे, जिसकी राजधानी कौन सी थी, कोलकाता थी। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न आता है कि भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग ही क्यों जरूरी था, आखिर उसी रास्ते से क्यों आया गया। तो यूरोप में 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की भावना का उदय हो गया। ठीक है। रेनेसा, लोगों का नया नया सोच विचार जन्म हुआ। ठीक है। उसके बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ना, जो समृद्धि तथा विलासिता की वस्तुओं की मांग की और बढ़ने लगी, और मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसे संरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता थी। क्लियर है। तो 15वीं शताब्दी में जो यूरोपियंस थे उनके दिमाग में पुनर्जागरण की भावना जगी, लोग के मनों में विचार पैदा हुआ और ये अर्थव्यवस्था को अपनी बढ़ाने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा तो बहुत सी चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा। उन्हीं में से मांस की आपूर्ति की वृद्धि तेजी से बढ़ा। और ये मांस जो होते थे, इनको सुरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता पड़ता था, और मसालों की भरपाई कहाँ से हो सकता था, वो भारत था। तो इसी वजह से 1543 में कुस्तुनुतिया तथा बाद में सीरिया और मिस्र पर ऑटोनोमन तुर्क का अधिकार हो गया, जिसे अरबों एवं तुर्कों से बिना सामना किए भारत तक पहुंचने का मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी। अब देखिए, वेनिस और जिनेवा तुर्कों से लड़ने के लिए बहुत छोटे थे। क्लियर है। उत्तरी यूरोपीय धन आदमियों के द्वारा, जोनवासी जहाज़ों तथा तकनीकी ज्ञान के द्वारा स्पेन एवं पुर्तगाल की मदद से करते थे। सबसे पहले पुर्तगाली भारत पहुंचे तथा उसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनमार्क, फ्रांसीसी भारत पहुंचे थे। क्लियर है। अब प्रश्न हो रहा है कि अन्य यूरोपीय के मुकाबले अंग्रेज क्यों सफल रहे हैं। जो अन्य व्यापारिक कंपनियां थी या फिर यूरोपियंस थे, उनके तुलना में अंग्रेज ज़्यादा सफल क्यों हुए, इसका रीज़न क्या है। तो व्यापारिक कंपनियों की संरचना तथा उनकी प्रकृति। तो जाहिर सी बात है, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी होगी तो संचालन भी बहुत बेहतर तरीके से होता था इसका। इसमें शेयर होल्डर्स थे, तो वो अपने डिमांड को भी देखते थे। तो डिमांड को देखेंगे तो मैनेजमेंट सही तरीके से होगा, तो मैनेजमेंट सही तरीके से होता था। इंग्लैंड में कई प्रतिद्वंदी कंपनियों ने मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो बहुत से अलग अलग शेयर होल्डर्स, बहुत सारे अलग अलग कंपनियां मिलकर के इसकी स्थापना की थी। तो जाहिर सी बात है, इनके अंदर मैनेजमेंट की भावना होगी, साथ ही व्यापार करने का रणनीति भी इन्हें पता होगा। इसका नियंत्रण एक निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता था, जिसे प्रतिवर्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता था। तो अगर प्रतिवर्ष अलग अलग लोगों के साथ चुनाव किया जाएगा तो इनके अंदर प्रतिस्पर्धा होगा कि मैं अच्छा करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे चुना जाएगा। तो यह भी एक रीज़न है। नौसैनिक श्रेष्ठता, दूसरा नेवल जो इनका था ना, बहुत अच्छा था, नौसैनिक श्रेष्ठता थी। ब्रिटेन की शाही नौसेना न सिर्फ सबसे बड़ी शक्ति थी, बल्कि यह अपने समय की सबसे बड़ी उन्नत नौसेना थी। औद्योगिक क्रांति भी इम्पॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय देशों में देर से पहुंची तथा इससे इंग्लैंड को अपना आधिपत्य बनाए रखने में मदद मिली। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुई थी। सैन्य कुशलता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और अनुशासन, जैसा कि हमने बताया कि अंग्रेजी सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, अनुशासित होते थे। अंग्रेजी कमांडर रणनीतिकार होते थे तथा उनके द्वारा युद्ध में नई नई रणनीतियों का उपयोग किया जाता था। स्थिर सरकार था। ब्रिटेन में
कुशल शासकों के साथ एक स्थिर सरकार था। धर्म के प्रति उत्साह की कमी थी। ब्रिटेन धर्म के प्रति ज़्यादा उत्साह नहीं रखता था तथा स्पेन, पुर्तगाल तथा डच के मुकाबले ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेन उनका पैसा कमाना उनका मुद्दा था। ऋण बाजार का उपयोग, ब्रिटेन के द्वारा अपने युद्ध के वित्त पोषण करने के लिए ऋण बाजार का उपयोग किया जाता था। यह भी रीज़न है इनकी सफलता का। अब नेक्स्ट हमें जो देखना है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है फ्रांसीसी। क्लियर है? हमने पुर्तगाली देख लिया, हमने डच देख लिया, अब हम देख रहे हैं इंग्लिश देख लिया हमने, अब हमें देखना है फ्रांसीसियों के बारे में। क्लियर है? 1664 फ्रांसीसी, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? 1664 में हुई थी। क्लियर है? सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई। सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगा? तो सूरत में लगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? फ्रांसिस्क किरोन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये कौन, किसने किया था? तो फ्रांसिस किरोन के द्वारा किया गया था। फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा 1673 में पौंडीचेरी की स्थापना की गई तथा वह पौंडीचेरी का पहला गवर्नर भी बना। इस तरह पौंडीचेरी भारत में फ्रांसीसी बस्तियों प्रदेशों का मुख्यालय बन गया था। क्लियर है? 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज तथा फ्रांसीसी भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक, बंगाल के क्षेत्र में अपनी सर्वोच्चता प्रभुत्व के लिए लड़ते रहे। अब इनके साथ 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। हम इसे बाद में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि 3 कर्नाटक युद्धों के बाद अंततः अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को हरा दिया गया। वह पौंडीचेरी तक ही सीमित रह गए। अब ये कौन कौन से हैं, कब कब हुए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछा जा सकता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1740 से 48 के बीच हुआ था और प्रतिद्वंदिता का विस्तार यह एक्सला-शापेल संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 के बीच हुआ और इसमें एक्सला-शापेल की संधि हुई। तो पहला इंपॉर्टेंट है कि पहला कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 के बीच होता है। साथ ही इसमें जो संधि हुई थी वो एक्सला-शापेल की संधि हुई थी। दूसरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 हुआ। यह अनिर्णायक रहा। दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों की शक्ति कम हुई। और तीसरा जो हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये 7 वर्षों तक लगभग चला था। निर्णायक युद्ध था। पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। तो आई होप कि फ्रांसीसियों से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न जो भी आने वाले थे हमने उसे डिस्कस कर लिया। इससे बाहर प्रश्न आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपसे प्रश्न बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि 3 कर्नाटक युद्ध का क्रम बताइए, एक्सला-शापेल संधि किस क्रम में हुआ था, ठीक है। फिर आपको पेरिस की संधि पूछा जा सकता है, कौन सा युद्ध जो अनिर्णायक रहा था, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसियों की स्थापना कब की गई, पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, किसके द्वारा किया गया। इस तरह से प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अब हमें जो देखना है नेक्स्ट, हमें डेनमार्क देखना है। क्लियर है? डेनमार्क देखना है। ये कहाँ से आए थे? बेसिकली ये डेनमार्क के थे। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो 1616 में इसकी स्थापना होती है। 1620 में भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के निकट त्रैंकोबार में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगता है? त्रैंकोबार में लगता है, ठीक है। फैक्ट्री स्थापना होती है। इनकी प्रारंभिक बस्तियाँ कोलकाता के निकट श्रीरामपुर में थी। डेनिश फैक्ट्रियों को 1845 में अंग्रेजी सरकार को बेच दिया गया। 1845 में ये बेच करके वापस अपने देश चले जाते हैं। डेन को व्यापारिक गतिविधियों के मुकाबले उनकी मिशनरी गतिविधियों से जाना जाता है। तो ये बेसिकली अपने धर्म प्रचार के लिए जाने जाते थे। जहाँ भी जाते थे धर्म का प्रचार ज़्यादा करते थे। तो भारत में बहुत लंबे समय तक ये टिक नहीं पाए। 1845 में पूरी तरह से पूरी फैक्ट्री को ये अंग्रेज़ों को बेच करके वापस चले जाते हैं। तो ये था हमारा
एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन, भारत में जो भी यूरोपियन आए थे उनसे रिलेटेड फैक्ट्स थे। साथ ही हमने उन चीज़ों को भी डिस्कस किया जहाँ से आपके प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमें पढ़ना कैसे है, अपने जेएसएससी की तैयारी कैसे करनी है, सफलता कैसे मिल सकता है हमें। तो सफलता आपको, जाहिर सी बात है, आप जितना मेहनत करेंगे सफलता आपके पास उतनी जल्दी आएगी। देखिए सफलता कैसे होता है, मेहनत दो प्रकार का होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आपको सिलेबस जानकारी होना चाहिए कि पढ़ना क्या है हमें और छोड़ना क्या है हमें। छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान रखें, पढ़ने पे कम ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता हो कि हमें छोड़ना क्या है तो आपको जो बचेगा वही चीज़ आपको पढ़नी होगी। दूसरा चीज़ है कि मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, हमेशा बताता हूँ आपको कि जहाँ आप पढ़ते हैं, स्टडी रूम जो बनाया है आपने, स्टडी प्लेस जो बनाया है आपने, आप उसके सामने अपने रूटीन्स, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप रूटीन को चिपका करके रखें, जिससे आप जब भी बैठेंगे आपको पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है। साथ ही उसके बगल में आप सिलेबस को ज़रूर चिपकाएं। सिलेबस को चिपकाने से फ़ायदा क्या हो सकता है, तो आप जब भी कोई किताब लेके पढ़ेंगे, जब भी कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे, तो आपको सिलेबस दिख रहा होगा कि हमें ये चीज़ पढ़ना है या फिर ये चीज़ छोड़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर स्मार्ट स्टडी आप कर रहे हैं, कम दिनों में आप सफलता चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, नॉट हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी तो सब लोग कर लेते हैं, 4 साल 5 साल तक पढ़ाई करते रह जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। क्लियर है। बाकी हमसे जो भी हो पाएगा, हम लोगों से जैसे भी हो पाएगा, हम लोग आपको आपकी मदद करेंगे, चाहे वो फ्री वीडियोस के माध्यम से हो, चाहे अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहा हो तो हम हमारे ऑफलाइन क्लास में आकर के एक दो दिन डाउट क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही जेएसएससी की क्लासेस हमारे द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा 20 तारीख से लॉन्च किया जा रहा है। 20 जुलाई से प्रथम 2 टेस्ट जो होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे और इसका एक नॉमिनल कॉस्ट लिया जाएगा, बहुत कम पैसा लिया जाएगा। इस टेस्ट का फ़ायदा क्या होने वाला है आपको, तो पहला चीज़ कि जैसे आपका टेस्ट होगा, नेक्स्ट डे एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है।